एक पुरानी हिंदी फिल्म आनंद में अभिनेता राजेश खन्ना का डायलॉग है। और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। हद करते हो। लेकिन ये बड़ी जिंदगी है क्या? आज स्वाध्याय श्रृंखला में जो किताब हम आपके लिए लेकर आए हैं वो इसी बड़ी जिंदगी यानी पर्पसफुल लाइफ के इर्द गिर्द ही घूमता है। किताब का नाम है इकिगाई, जिसे लिखा है हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरलस ने। आज के स्वाध्याय में 5 बातें जानेंगे। पहला, इकिगाई क्या है। दूसरा, अपने इकिगाई को कैसे जानें। तीसरा, 80% खान पान का राज क्या है। चौथा, मोआई सिद्धांत से लाइफ कैसे जी सकते हैं। पांचवा, तनाव कैसे कम करें और इससे बाहर कैसे आ सकते हैं। दोस्तों, एक चीज जिसके पता नहीं होने की वजह से हम अपने जीवन में अधूरापन और निराशा महसूस करते हैं, वो है पर्पस ऑफ लाइफ। जापानीज लोगों का मानना है कि दुनिया के हर इंसान को एक इकिगाई होता है, जिसे पूरी तरह से जानने वाले लोग जिंदगी में खुशी और सैटिस्फैक्शन महसूस करते हैं। ऐसे लोग दूसरे लोगों की तुलना में एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी जीते हैं। इकिगाई का मतलब है पर्पस ऑफ लाइफ या जीवन का उद्देश्य। जापान में एक जगह है ओकिनावा, जहां के लोग औसत लोगों के मुकाबले एक लंबी और खुशनुमा जिंदगी बिताते हैं। इस किताब के लेखकों ने ऐसी ही लंबी जिंदगी जीने वाले लोगों से बात की और उन सभी फैक्टर्स को बारीकी से समझा जो एक लंबी उम्र और खुशनुमा जिंदगी की वजह बन सकते हैं। ये किताब उन सभी इनसाइट्स का एक निचोड़ है। दूसरा, अपनी इकिगाई को कैसे जानें। अपने इकिगाई को जानने के 4 स्टेप्स हैं। पहला, आपको क्या पसंद है। दूसरा, आप किस चीज में अच्छे हैं। तीसरा, दुनिया को किस चीज की जरूरत है। और चौथा, किस काम के लिए लोग आपको पैसे दे सकते हैं। आइए एक एक पॉइंट को और अच्छे से समझते हैं। पहला ये कि वो क्या काम है जिससे आपको प्यार है, जिसे करना आपको बहुत अच्छा लगता है, जिसे करने से आप बोर नहीं होते और थकते नहीं। ये लिखना, पढ़ना, खाना बनाना, खेलना या ऐसा कोई भी काम हो सकता है। दूसरा ये कि आप कौन से काम को करने में एक्सपर्ट हैं। ऐसा कौन सा काम है जिसे आप फ्लो में कर सकते हैं या जिसकी आपको बहुत अच्छी जानकारी है। वो कौन सी स्किल है जो आपको काफी अच्छे से आती है या जिसे लगातार सीखते रहने में आपको इंटरेस्ट है। तीसरी चीज ये कि क्या उनमें से कुछ ऐसा है जिसकी इस दुनिया को भी जरूरत है, यानी आप अपने काम से समाज को बेहतर बनाने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। चौथी चीज ये कि कौन से काम के जरिए आप पैसे कमा सकते हैं, जो काम करने से आपको प्यार है या आपकी जो स्किल है उसके जरिए पैसे कमा सकते हैं। इसे और अच्छे से समझें तो एक ऐसा काम जिसे करना आपको पसंद है, जिसे करने में आप स्किल्ड भी हैं, जिसके जरिए आप पैसा भी कमा सकते हैं। साथ ही उस काम की जरूरत दुनिया को भी है। तो ऐसे काम को जापानीज भाषा में कहा जाता है इकिगाई। अगर आप अपने इस इकिगाई को ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं तो आपकी जिंदगी अपने आप ही फुलफिलिंग बन जाएगी। अगर आप जापानीज कल्चर को देखें तो एक और खास बात हमें देखने को मिलती है, और वो ये कि जापानी लोग अपने जीवन के उद्देश्य को इतना महत्व देते हैं कि वो कभी काम से रिटायर नहीं होते। जैसे एक निश्चित समय के बाद अपने काम को छोड़ देने को इंग्लिश में रिटायरमेंट कहते हैं, या हमारे यहाँ भारत में जिसे सेवानिवृत्त होना कहा जाता है। लेकिन वैसा कोई भी शब्द जापानीज लैंग्वेज में है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि वे अपने काम का चुनाव काम की तरह नहीं बल्कि पर्पस ऑफ लाइफ की तरह करते हैं। आगे चलने पर इस किताब में एक और शब्द का जिक्र है जिसे ब्लू जोन कहा गया है। दरअसल ब्लू जोन में इस किताब के लेखकों ने उन 5 जगहों को शामिल किया है जहां के लोग बाकी दुनिया के लोगों की तुलना में लंबी और स्वस्थ जिंदगी जीते हैं। इन ब्लू जोन में
जापान का ओकिनावा, इटली का सार्डिनिया, कैलिफोर्निया का लोमा लिंडा, कोस्टा रिका का द निकाय पेनिनसुला और तुर्की का इकारिया ग्रीस शामिल हैं। इन सभी जगहों पर रहने वाले लोगों के डेली लाइफस्टाइल को अगर हम गौर से देखें तो हमें उनकी लंबी उम्र और उनके लगातार स्वस्थ बने रहने के सीक्रेट समझ आते हैं। कहीं इसकी वजह बहुत अच्छा खान पान है, कहीं समय को सबसे अच्छा उपयोग करना है और कहीं दोस्ती से भरपूर सोशल स्ट्रक्चर है। 80% डाइट का राज जापान में एक कहावत है, हारा हाचिबु, जिसे वहां के लोग खाना खाने से पहले बोलते हैं। इसका मतलब होता है हमेशा भूख से थोड़ा कम खाएं, या जितनी भी आपकी भूख है उसका सिर्फ 80% ही खाएं। यह जापान की काफी पुरानी सीख है, जिसमें कहा जाता है कि कभी भी इतना न खाएं जिससे आपका पेट पूरी तरह भर जाए। यही कारण है कि ओकिनावा के लोग कभी भी पूरा पेट भरने तक खाना नहीं खाते। अगर हम गौर से देखें तो इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है। ऐसा करने से उनकी ज्यादा एनर्जी खाने को डाइजेस्ट करने में वेस्ट नहीं होती और वो लोग कम खाकर भी ज्यादा एनर्जेटिक रहते हैं। साथ ही ऐसा करने से बिना वजह होने वाली ऑक्सीडेशन की प्रोसेस भी कम हो जाती है। अब ये जानने का कोई सटीक तरीका तो नहीं है जिससे हम पता कर सके कि हमने भूख का 80% ही खाया है, लेकिन जब भी आपको लगे कि पेट भर गया है या भरने वाला है तो आपको खाना बंद कर देना चाहिए। साथ ही हमें अपनी बेवजह और गलत समय पर कुछ न कुछ खाते रहने की आदतों को भी कंट्रोल करना चाहिए। एक और चीज जो जापानीज लोग खान पान की शैली में इस्तेमाल करते हैं वो ये कि वो अपने खाने में कई तरह की हेल्दी चीजें जैसे टोफू, बीटरूट्स यानी चुकंदर वगैरह ऐड करते हैं और उन चीजों को कई छोटी छोटी प्लेट्स में परोसते हैं। इससे खाने वाले को लगता है कि खाने की मात्रा काफी है और वो भरपेट खाने वाला है, लेकिन खाने की मात्रा कभी भी उनकी जरूरत से ज्यादा नहीं होती। एक सर्वे में ये साबित भी हुआ है कि वहां के लोग दिन भर में 18 से 1900 कैलोरीज ही खाते हैं, जबकि विश्व के बाकी देशों में ये संख्या 22 से 23 कैलोरीज तक होती है। वहां का बॉडी मास इंडेक्स भी बाकी देशों के लोगों की तुलना में काफी संतुलित है। ये तो थी खान पान की बात। अब एक और चीज जो वहां के लोगों की जिंदगी को ज्यादा खुशनुमा बनाती है वो है उनका आपस में दोस्ताना स्वभाव। ओकिनावा के लोग बाकी जगह के लोगों की तुलना में ज्यादा दोस्ताना व्यवहार करते हैं। उन्होंने अपने पूरे कल्चर को इसी तरह डेवलप किया है। इसे वो मोआई कहते हैं। मोआई का मतलब होता है एक ही उद्देश्य से इकट्ठा हुए लोगों का एक समूह। वहां के किसानों ने इसकी शुरुआत काफी पहले कठिन परिस्थितियों से बचने के लिए की थी। मोआई के तहत जब भी किसान के खेत में कम अनाज उगता है, बाकी सभी किसान उसके नुकसान की भरपाई करने में मदद करते थे। मोआई के लोग महीने का एक फिक्स्ड अमाउंट तय करते हैं और उसे इकट्ठा करते हैं। महीने में किसी एक दिन या किसी एक खास मौके पर जब वो सब मिलते हैं तो वो उस मौके को सेलिब्रेट करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, गपशप करते हैं, कुछ खेल खेलते हैं और इस सब को ऑर्गेनाइज करने के लिए उस जमा की गई राशि को इस्तेमाल में लाते हैं। इस पूरे उत्सव के बाद जो पैसे बच जाते हैं उन्हें रोटेशन की आधार पर तय करके किसी एक व्यक्ति को दे दिया जाता है। इससे वहां एक ऐसा सोशल स्ट्रक्चर तैयार हुआ है जिसमें रहने वाले किसी भी इंसान को कमजोर या अकेला महसूस नहीं होता। सभी समय पड़ने पर साथ आकर एक दूसरे की मदद करते हैं और इसी वजह से भावनात्मक और आर्थिक रूप से वहां किसी को कम नहीं महसूस होता और वो एक तनाव रहित जिंदगी जी पाते हैं। तनाव कैसे कम करें? अब जब हमने खान पान की शैली के बारे में जान लिया, फ्रेंडली सोशल स्ट्रक्चर के बारे में जान लिया, तो आगे ये भी देख लेते हैं कि तनाव यानी स्ट्रेस को लेकर इस किताब में क्या बताया गया है। किताब में लेखक आगे बताते हैं कि एक अच्छी और लंबी जिंदगी में अगर कोई सबसे बड़ी रुकावट है तो वो है स्ट्रेस।
आज हमारी जिंदगी तरह तरह के स्ट्रेस से भरी हुई है। यही वजह है कि कम उम्र में ही लोग गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। स्ट्रेस का सीधा सीधा मतलब है कि हमारा दिमाग संयमित रहना और शांत रहना भूल गया है, जिसका असर हमारे शरीर पर पड़ता है और कई तरह की बीमारियां समय समय पर हमें घेर लेती हैं। डिलबर्ग यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों ने इस विषय पर एक एक्सपेरिमेंट किया। इसमें उन्होंने एक युवा डॉक्टर को इंटरव्यू के लिए भेजा। इस इंटरव्यू को थोड़ा मुश्किल बनाने के लिए उन्होंने 30 मिनट के लिए कुछ मुश्किल मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने को कहे। 30 मिनट के बाद उन्होंने उस डॉक्टर के खून की जांच की तो उन्होंने शरीर में काफी बदलाव देखने को मिले। उन्हें ये देखकर हैरत हुई कि बीमारी से लड़ने के लिए शरीर में जो नेचुरल इम्यूनिटी बनती है वो डेवलप हो गई थी। लेकिन असली प्रॉब्लम ये है कि ये इम्यूनिटी सिर्फ बीमारी को बढ़ाने वाले फैक्टर्स पर हमला नहीं करती, बल्कि बाकी अच्छे फैक्टर्स को भी नुकसान पहुंचाती है, जिस वजह से कम उम्र में लोग बूढ़े होने लगते हैं। आजकल जो जीवन शैली हम जी रहे हैं वो बहुत ही तेज है और साथ ही हमारा एनवायरनमेंट भी बहुत कम्पिटिटिव है। ऐसे में हमारा शरीर लगातार कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स होने के संदेशों को रिसीव करता रहता है, जिसके रिएक्शन में लगातार हमारे शरीर में स्ट्रेस बनता रहता है। वैसे किसी समस्या या खतरे की वजह से स्ट्रेस का बनना इतनी गलत चीज भी नहीं है, क्योंकि यही स्ट्रेस हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर लाकर सिचुएशंस को ओवरकम करने में मदद करता है। किसी प्रॉब्लम का स्ट्रेस होने से हमारी दिमाग का पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूषण ग्रंथि एक्टिवेट हो जाता है, जिससे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हमारा नर्वस सिस्टम उन्हें पूरे शरीर में पहुंचाता है और एड्रिनल ग्लैंड से एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल बनता है। कॉर्टिसोल हमारे खून में ग्लूकोज और डोपामिन के साथ ही हमारी सांस लेने की स्पीड और पल्स रेट बढ़ाता है। हम एक तैयार सिचुएशन में आ जाते हैं और समस्या से लड़ने में सक्षम हो जाते हैं। लेकिन अगर हम किसी वजह से लगातार इसी तरह के स्ट्रेस में रहने लगे तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत खतरनाक साबित होता है और समय के साथ हम गंभीर बीमारियों का शिकार बन जाते हैं। इसलिए अगर हमें इसे समय पर संभालना है तो हमें अपने डेली लाइफस्टाइल में कई बदलाव करने होंगे और स्ट्रेस फ्री रहकर जीना सीखना होगा। तनाव को कम करने का सबसे अच्छा सलूशन जो इस किताब में बताया गया है वो है माइंडफुलनेस। हमारी प्रॉब्लम चाहे असली हो या केवल हमारी इमेजिनेशन, लेकिन उसके जो भी फाइनल रिजल्ट होते हैं वो असली ही होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। माइंडफुलनेस में आपको अलग से कुछ नहीं करना होता, बल्कि आप जिस समय जो भी काम कर रहे हैं आपको पूरी तरह से वहां उस काम में मौजूद रहना होता है। अगर आप खाना खा रहे हैं तो आप बस खाना खाएं, अपना पूरा ध्यान खाने पर ही रखें। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो पूरी तरह उसी काम में अपना फोकस रखें। ऐसा करने से ना सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी और कंसंट्रेशन बढ़ेगी, बल्कि आप बेवजह के स्ट्रेस से भी अपने आप को बचा पाएंगे। तो कैसी लगी आपको इकिगाई बुक से ये सीख? इस किताब में और भी बहुत कुछ है, जिसे जानने के लिए इस किताब को पूरा पढ़ें और स्वाध्याय करते रहें। पीएमसी हिंदी अगले एपिसोड में आपके लिए फिर लेकर आएगा एक नई किताब। तब तक कमेंट करके बताइए कि आप और किस किताब की समरी सुनना चाहेंगे। देखते रहिए पीएमसी हिंदी, घर घर में सत्य का दर्शन।